नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट्स की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 आरोपियों लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग को जमानत दी। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 या पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज करने के समय लंबे समय तक कारावास और अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति के आधार पर जमानत दी। न्यायालय ने कहा, इस प्रकार जब पीएमएलए एक्ट की धारा 44 के तहत शिकायत दर्ज की गई तब अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था। यहां तक कि एफआईआर में दायर आरोप पत्र में भी, जिसे शिकायत में अनुसूचित अपराध बताया गया, किसी भी अनुसूचित अपराध के होने का आरोप नहीं था। 19 जुलाई 2024 को अब छत्तीसगढ़ राज्य में आईपीसी की धारा 384 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया। कारावास की लंबी अवधि और इन अपीलों के विशिष्ट तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की हिरासत जारी रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने कहा कि दोनों मामलों के तथ्य समान हैं क्योंकि वे एक ही प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट या ईसीआईआर और पीएमएलए की धारा 44 के तहत एक ही शिकायत से उत्पन्न हुए हैं। न्यायालय ने कहा कि लक्ष्मीकांत तिवारी लगभग 2 साल से हिरासत में है, जबकि शिव शंकर नाग 1 साल और 9 महीने से कारावास में है। शुरुआत में 12 जुलाई 2022 को बेंगलुरु के कड़ुगोड़ी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186, 204, 353 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग दोनों को जमानत दी। इसने निर्देश दिया कि उन्हें विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाए, जो ईडी के वकील की सुनवाई के बाद उचित शर्तों पर उन्हें जमानत पर रिहा करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां जमानत पर विचार करने तक सीमित थीं, शिकायत के गुणदोष को प्रभावित नहीं करेगी। राउस कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दी। यह मामला कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा है। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इस मामले की सुनवाई अब 23 और 24 अक्टूबर को होगी। ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद मामले में आरोपियों को तलब किया गया था। पिछले साल निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य व्यक्ति आरोपी हैं। एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 तक मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी पदों पर बिहार के विभिन्न निवासियों को स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। आरोप लगाया गया कि उसके बदले में व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवारों ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी, जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। सीबीआई ने दावा किया कि रेलवे में की गई नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्तियों के लिए स्थापित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।
ईडी के मामले में आरोप लगाया गया कि 2004 से 2009 तक जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां कथित तौर पर लालू यादव के परिवार और उनके सहयोगियों को हस्तांतरित भूमि के बदले में की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को टालते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। यह सुनवाई जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता में होगी। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, आसिफ इकबाल और इशरत जहां सहित दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपियों को चेतावनी दी कि वे अनावश्यक स्थगन की मांग करके मुकदमे में देरी न करें। 4 अक्टूबर को पारित आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों से आरोप के मामले में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों के वकील इस बात पर आम सहमति बनाएंगे कि वे किस क्रम में दलील पेश करेंगे। उमर खालिद ने पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इससे पहले 22 जुलाई को जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज किया था। सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने अदालत में कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद के नाम का प्रयोग संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने उत्तर दिया कि उमर खालिद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं। यह आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं है। उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप ने कहा था कि जिन तथ्यों के आधार पर 3 आरोपियों को जमानत दी गई, वही तथ्य उमर खालिद के साथ भी है। उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात करते हुए उमर को जमानत देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उमर के खिलाफ कोई आतंकी कानून की धारा नहीं है। उमर खालिद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ली थी और अब ट्रायल कोर्ट में नई याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसमें याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई। जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करके उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। कुछ मामलों में राज्य में सत्ताधारी पार्टी के अधिकारियों ने नामांकन पत्र फाड़ दिए। दावा किया कि कुछ पत्र खो गए। कुछ अन्य मामलों में नामांकन पत्र बिना किसी कारण या झूठे कारणों से खारिज कर दिए गए। अदालत ने अपने समक्ष पेश की गई तस्वीरों से पाया कि इस तरह की कार्रवाई के बाद घोषित किए गए अधिकांश विजेता सीएम भगवंत सिंह मान या आप विधायकों के साथ जश्न मनाते देखे गए। न्यायालय ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतदाताओं के पास नोटा का विकल्प होता है। न्यायालय ने कहा यह असंवैधानिक है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, जैसा कि न्यायालय द्वारा विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में माना जा सकता है कि मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें वे या तो प्रतियोगिता में छूटे हुए उम्मीदवार को या नोटा को वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि वोट देने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। इसे नोटा के पक्ष में भी नहीं छीना जा सकता। न्यायालय ने कहा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जिसमें स्वतंत्र इच्छा के साथ चुनाव करने का अधिकार है। ऐसा विकल्प केवल मतदान के इस वैधानिक अधिकार का उपयोग करके ही व्यक्त किया जा सकता है। पंजाब राज्य की कार्रवाई ने न केवल मतदाताओं और निर्वाचकों के ऐसे अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि यह हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने का भी प्रयास है।
जो अनिवार्य रूप से इसके दायरे में मतदाता को दबाव या जबरदस्ती के डर के बिना इसका उपयोग करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने कहा कि स्थानीय भागीदारी स्तर पर चुनाव लोकतांत्रिक ढांचे में सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करते हैं। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर को से सूचीबद्ध किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसने 2 महिलाओं और 2 साल की बच्ची को आग लगाई। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला जिसमें दोषी दीपक जाट ने 2 महिलाओं और 2 साल की बच्ची को आग लगाई, जिसके कारण महिला और नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, दुर्लभतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके लिए आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कम 15 दिन पहले रोशनी को अपना गुप्तांग दिखाया गया था, जो उस समय 17 वर्ष की थी। उसने इस बारे में अपनी मां अमरावती को बताया, जिसने इसके बारे में जत के पिता को बताया और फिर परिवार के बीच झगड़ा हुआ। 14 अप्रैल 2017 की दोपहर को आरोपी रोशनी के घर आया, जो पढ़ाई कर रही थी। उसकी मां अमरावती कंगन बना रही थी। उनकी पड़ोसी कांता और उसकी 2 साल की बेटी एंजल भी रोशनी के घर में आकर बैठ गई। वहां आरोपी पेट्रोल की बोतल लेकर आया और रोशनी और उसकी मां पर डाल दिया। पेट्रोल की कुछ बूंदें कांता और उसकी नाबालिग बेटी पर भी गिर गई। हालांकि रोशनी नहाने के लिए घर के अंदर भाग गई और जब तक वह बाहर आई, जत ने अपनी मां कांता और उसकी बेटी को आग लगाई। तीनों को गंभीर रूप से जलने के कारण अस्पताल ले जाया गया। अमरावती की मौत 27 अप्रैल 2017 को हुई, जबकि नाबालिग लड़की ने 22 अप्रैल 2017 को दम तोड़ दिया। जस्टिस मोहित डेरे द्वारा लिखे गए अपने आदेश में पीठ ने कहा, जहां तक आरोपी का सवाल है, इसका कोई पिछला इतिहास नहीं है। न्यायाधीशों ने कहा, हमें लगता है कि आरोपी का इरादा साफ था, यानी अमरावती और रोशनी की हत्या करना। बेशक रोशनी बच गई क्योंकि उस पर पेट्रोल डाले जाने के बाद वह भाग गई, लेकिन अमरावती जल गई। उसी के कारण उसकी मौत हुई। एंजल और कांता, जो अमरावती के बगल में बैठी थी, भी जल गई। एंजल की मौत हो गई, कांता गंभीर रूप से जल गई। अमरावती और एंजल की मौत के लिए जिम्मेदार अभियुक्त का कृत्य सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आएगा। पीडब्ल्यू 6 कांता को चोट पहुंचाने का कृत्य आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत आएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, जो कि रायपुर के मेयर के भाई हैं, और 2 अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में धन शोधन का मामला रद्द भी कर दिया है, तो भी इससे टुटेजा और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई जारी रखने पर रोक नहीं लगेगी। न्यायालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा एकत्र किए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा किए गए गवाहों के बयान में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। टुटेजा और अन्य के खिलाफ मामला कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री काल के दौरान छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब सिंडिकेट रैकेट के संचालन से जुड़ा है। ईडी ने 4 जुलाई 2023 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। अपनी जांच के दौरान ईडी ने यह भी पाया कि मामले का यूपी से भी संबंध है। ईडी द्वारा 28 जुलाई 2023 को भेजे गए संचार के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा 30 जुलाई 2023 को टुटेजा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस साल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जुलाई 23 की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई पूर्वगामी अपराध नहीं था। इस मामले के 4 आरोपी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और निरंजन दास ने फिर यूपी पुलिस की एफआईआर को भी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यूपी पुलिस की एफआईआर बरकरार रहेगी और टुटेजा तथा अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी में मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने पीएमएलए के तहत उनकी आवासीय संपत्ति की अंतरिम कुर्की के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया। नोटिस में उन्हें नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के बाद पुणे के पवना बांध के पास स्थित अपने बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और पीके चौहान की पीठ 10 अक्टूबर यानी गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की। उस मामला 2018 का है, जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में अमित भारद्वाज की जांच शुरू की थी। न तो शेट्टी और न ही कुंद्रा को अनुसूचित अपराध या प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट या ईसीआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। हालांकि अप्रैल 2024 में दंपति को ईडी द्वारा एक नोटिस दिया गया, जिसमें उनके आवास सहित उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था, जिसे कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था। शेट्टी और कुंद्रा ने दावा किया है कि वे पूरी जांच के दौरान सहयोग करते रहे हैं। कुंद्रा व्यक्तिगत रूप से कई समन में उपस्थित हुए और शेट्टी ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा किए। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के बावजूद ईडी ने 18 सितंबर 2024 को उनकी संपत्तियों की अंतरिम कुर्की की पुष्टि की, जो मुकदमे के समापन तक प्रभावी रहेगी। पीएमएलए के तहत दंपति के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुष्टि आदेश को चुनौती देने के लिए 45 दिन थे। हालांकि 3 अक्टूबर 2024 को उन्हें 27 सितंबर 2024 की तारीख वाला बेदखली नोटिस दिया गया, जिसमें उनसे अपना आवास खाली करने की मांग की गई। दंपति ने तर्क दिया कि बेदखली नोटिस मनमाना और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। उनका दावा है कि ईडी प्रभावी रूप से पुष्टि आदेश को चुनौती देने के उनके अधिकार को कम कर रहा है। उन्होंने विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जो ऐसी परिस्थितियों में दोष सिद्धि से पहले बेदखली पर रोक लगाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का निर्देश दिया, ताकि इसे दिल्ली और ऋषिकेश स्थित एम्स की सुविधाओं के बराबर लाया जा सके। ये जयनगर बलात्कार मामला 9 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या से संबंधित है, जिसे 5 अक्टूबर की सुबह जयनगर के महिसमारी इलाके में पाया गया था। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने जयनगर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के पिता की याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किया। नाबालिग पीड़िता के पिता ने अनुरोध किया था कि इस मामले में पोस्टमार्टम केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में कराया जाए। इसके परिणाम स्वरूप सोमवार को न्यायालय ने आदेश दिया था कि पोस्टमार्टम कल्याणी स्थित एम्स में हो। न्यायालय को सूचित किया गया कि कल्याणी स्थित एम्स में पोस्टमार्टम सुविधा का अभाव है। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय ने अब कल्याणी स्थित एम्स को राज्य द्वारा संचालित जेएनएम अस्पताल में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग करके प्रक्रिया संचालित करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को एम्स कल्याणी में कमियों का आकलन करने और उनकी पहचान करने के लिए एक स्वास्थ्य प्रभारी टीम भेजने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें सुधारा जा सके। न्यायालय ने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार का यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। न्यायमूर्ति घोष ने टिप्पणी की, ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी डॉक्टरों की बेहतरीन सेवाओं का लाभ उठा सके। आप समझने की कोशिश करें, सबसे पहले इस एम्स से बहुत से छात्र निकलेंगे, उन्हें पोस्टमार्टम का अनुभव नहीं है, लोग इलाज के लिए दक्षिण भारत क्यों जाएं? न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एम्स शाखा के पुनरुद्धार में कोई बाधा न आए और इसके लिए आवश्यक सभी अनुमतियां प्रदान की जाए। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।